स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट टाइप टॉपिक जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट समझने से पहले हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम समझते हैं। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाए तो हमारा जो टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको हिंदी में सीमांत अभिकर्मक बोलते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और मैं बता दूँ, जो टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये साल जो प्रश्न बैंक आई है 11वीं की, उसमें भी टॉपिक को क्लियर किया गया है, मगर उसमें बहुत कम पूछा है। तो देखो, अपने पास एक, ये मान लो कि आपको एक टोकरी में एक बनाना रखना है, अर्थात आपके पास जो है 5 टोकरी दी है, उन पाँचों टोकरी में आपको केवल एक ही बनाना रखना है। तो आप देखो, आपका टोकरी कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 टोकरी है, जबकि बनाना कितने हैं, 8 है। तो आप देखोगे कि जो 5 टोकरी थे उसमें 5 बनाना तो आ गए, टोकरी तो ख़त्म हो गई, मगर बचा कौन, बचा केवल बनाना। तो जो केमिकल रिएक्शन में पूरी तरह यूज़ हो जाता है, जो आखिरी में बचता नहीं है, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। और जो रिएक्शन होने के बाद बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होंगी कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो बनाना है वो 8 है और जो टोकरियाँ है वो 5 है, और हमारा ये बात हुई है कि हर टोकरी में केवल एक बनाना रखना है। तो एक टोकरी में एक बनाना रखें तो एक बनाना रखने पर पांचों टोकरियों में 5 बनाने आ जाएंगे और बाद में टोकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जबकि बनाना 3 रिमेनिंग रह सकते हो जाएंगे यहाँ पर। तो बात ये होती है यहाँ पर कि जो टोकरियाँ थी वो तो ख़त्म हो गई, तो जो ख़त्म हो गई वो कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अर्थात जो केमिकल रिएक्शन में पूरी तरह से यूज़अप कर लिया जाता है उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब अपन देखें एग्जाम्पल बी। एग्जाम्पल बी में एक फार्मूला दिया है, 1 ग्लास वाटर प्लस 5 ग्राम शुगर। अगर आप 1 गिलास पानी लेते हो और 50 ग्राम शुगर लेते हो तो उससे केवल एक आदमी के लिए या एक पर्सन के लिए शुगर सिरप बनेगा, अर्थात शरबत बन सकता है। ठीक है, फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। अब होता क्या है कि जब मैं बनाने गया शरबत तो मेरे पास 1 ग्लास वाटर तो था, मगर शक्कर कितनी थी, 100 ग्राम थी। तो आप देखोगे कि 1 ग्लास वाटर में शक्कर कितनी लगती है, 50 लगती है। तो यहाँ 50 शक्कर बच गई और वाटर ख़त्म हो गया। तो अगर आपसे कोई ने पूछा इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, अर्थात सीमांत अभिकर्मक कौन सा है, तो आंसर ये मिलेगा जो यूज़ हो गया पूरी तरह से। यहाँ कितना बचा, 0 बचा, यहाँ रिमेनिंग 50 रह गया, और क्या बन गया, 1% के लिए शुगर सिरप बन गया, जिसे हम हिंदी में शरबत कहते हैं। तो एक जो फार्मूला दिया गया था वहाँ ये बोला गया था कि 1 गिलास वाटर में 50 ग्राम शक्कर डालने पर 1% के लिए शरबत बन जाता है। तो मगर अब हमने जब शरबत बनाया था हमने देखे गिलास तो एक वाटर था, मगर जो शुगर थी वो कितनी थी, शुगर थी 100 ग्राम, उसमें से कितनी यूज़ हो गई, 50 ग्राम, और 50 ग्राम रिमेनिंग रह गई। तो जो ख़त्म हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट है और जो बच गया वो एक्सेसिव रिएजेंट है। इस तरह से हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ लिए। अब जितना मैंने आपको यहाँ बात समझाया हूँ, अब उसके बाद थ्योरी भी हम इसकी क्लियर कर लेते हैं, थ्योरी में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपको, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सप्लेन इट। लिमिटिंग रिएजेंट को हम सीमांत अभिकर्मक भी कहते हैं। तो हो सकता है मैं कभी सीमांत अभिकर्मक बोलूँ या लिमिटिंग रिएजेंट बोलूँ, तो आप उसको समझ लेना, दोनों मीडियम वाले, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। तो यहाँ दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है, आप समझते चलिए उसे। द रिएक्टेंट डेट इज entirely used up in a reaction is called as limiting reagent। रिएक्टेंट मतलब होता है अभिकारक, और अभिकारक मतलब होता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले को हम रिएक्टेंट कहते हैं और बनने वाले को उत्पाद कहते हैं। रिएक्टेंट को लिखते हैं, रिएक्टेंट को केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है और प्रोडक्ट को कहाँ रखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ये आपको पहले से पता है। चलिए अब देखते इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। तो वह अभिकारक जो किसी अभिक्रिया में पूरी तरह उपयोग हो जाता है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट आर द सब्सटेंस डेट आर कंप्लीटली कंज्यूम इन द कंप्लीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये बोल रहा है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो लिमिटिंग रिएजेंट है या सीमांत अभिकर्मक है उनका पूरी तरह से उपभोग कर लिया जाता है, अर्थात यूज़ कर लिया जाता है। आपने देखे थे हमारे पास
पिछले एग्जाम्पल में पूरी तरह से वाटर यूज हो चुका था और शक्कर बच गई थी। तो जो वाटर है वो क्या हो गया था अपने लिए, लिमिटिंग रीजन, क्योंकि उसको पूरी तरह यूज़ कर लिया गया था और बच क्या गया था 50 ग्राम शक्कर, तो क्या हो गया था अपने लिए एक्सेस रिएजेंट हो गई थी। अब अगला पॉइंट है, दे आर आल्सो रिफर एज टू लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब हम लिमिटिंग रिएजेंट को लिमिटिंग एजेंट भी कह सकते हैं और इसी प्रकार हम इसको सीमांत अभिकर्मक और सीमांत अभिकारक भी कह सकते हैं। तो इसके दो नाम हो सकते हैं, एक तो सीमांत अभिकर्मक या सीमांत अभिकारक, या लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग एजेंट्स। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि लिमिटिंग रिएजेंट अलग है कि लिमिटिंग एजेंट अलग है, जबकि दोनों एक ही। तो तीसरा पॉइंट थोड़ा हल्के से पढ़ लेना, ये हो सकता है। तो आपका जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो केवल हिंदी का लिखेंगे और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश का लिखेंगे। अगर हमें लिमिटिंग रीजन के न्यूमेरिकल करना है तो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थात लिमिटिंग रीजन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम को पहले समझना पड़ेगा, फिर उसको हम न्यूमेरिकल करना शुरू कर देंगे। तो देखो यहाँ पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड। अगर किसी भी रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो अर्थात अभिकारक हो तो हम लिमिटिंग रीजन का आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर एक ही अभिकारक हो तो उसमें लिमिटिंग रीजन कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा। तो लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक अभिकारक होना कैसे ज़रूरी होना या होना ज़रूरी है। अब उनमें से, अब यहाँ लिखा हुआ है एनी वन ऑफ देम मे बी इन लिमिटेड अमाउंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजन। उनमें से जो कम अमाउंट में होगा तो वो लिमिटिंग रीजन कहलाएगा और जो ज़्यादा होगा वो एक्सेस रीजन कहलाएगा। थर्ड पॉइंट आता है लिमिटिंग रीजन डिसाइड द प्रोडक्ट। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमें किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रीजन मालूम हो जाए तो हम ये बता सकते हैं कि उसमें प्रोडक्ट कितने बनने वाला है और रिएक्टेंट कितना बनने लेने वाले हैं। तो लिमिटिंग रीजन के थ्रू हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की मात्रा का आसानी से आकलन कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरह है कि 2A और 3B, 2A 3B बनाता क्या है 4C और 5D। तो ये क्या हो गया रिएक्टेंट, ये क्या हो गया प्रोडक्ट। तो जो Na वैल्यू है, N मतलब होता है मोल और A के लिए मोल दिया है, वो कितने मोल है 10 मोल है। जो B के मोल है वो कितने मोल है 50 मोल है। हमें निकालना किसके मोल है, C और D के मोल निकालना है और हम मोल को आराम से वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बताऊंगा आगे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने इससे पहले जो न्यूमेरिकल पढ़ा था उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं बता दूं लिमिटिंग रीजन से किसी भी प्रोडक्ट के मोल का या उसके वेट का हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये पता करने के लिए कुछ चीज़ें मालूम चाहिए। तो ये स्टेप 3 स्टेप में होंगे अभी रिएक्शन, तो हम भी पर स्टेप बाद में पढ़ते पर समझते ऊपर क्या लिखा हुआ है। स्टेरियोमेट्रिक फैक्टर, स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर, इसको हम बोलते हैं हिंदी में रस समीकरण गुणांक, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SC और N मतलब होता है मोल। ये दोनों वर्ड आपको सामने आगे आने वाले हैं। तो अब देखो अगर कोई मुझसे पूछे सर इसमें स्टोइकोमेट्री फैक्टर क्या है या रस समीकरण गुणांक क्या है, तो मैं बता दूं जो रिएक्शन में रिएक्टेंट के सामने जो वैल्यू होती है उसे हम बोल सकते हैं इसमें 2 मोल टेक पार्ट कर रहा है, इसमें 3 मोल टेक पार्ट कर रहा है। तो ये जो 2 मोल 3 मोल ये जो है या ये जो नंबर है 2 3 5 4 5, ये 4 और ये 5 है, ये जो नंबर है सामने लिखी हुई रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, ये होता है रस समीकरण गुणांक या SC की वैल्यू। किसकी वैल्यू, SC की वैल्यू। तो यहाँ SC की वैल्यू कितनी होंगी 2 होंगी। SC की वैल्यू इसके लिए A के लिए 2 होंगी, SC की वैल्यू B के लिए कितनी होंगी 3 वैल्यू होंगी, SC के लिए C की वैल्यू क्या होंगी 4 होंगी, SC की D की वैल्यू क्या होंगी 5 होंगी। तो ये हमको ये वैल्यू यहाँ पर दी गई है और
हमको बोला गया है कि आपकी जो रिएक्शन में है उसमें क्या दिया गया है, जो एन ए के मोल है वो 10 है और एन बी के मोल 50 है और एन सी और एन डी की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। एन सी और एन डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो एन मतलब क्या होता है, मोल। मतलब आपको एन ए के मोल दिए गए हैं, बी का मोल दिया गया है, सी का मोल पता करना है और बी डी का मोल पता करना है कि वो बनते कितना है। तो हमको पता करने सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये वाक्य में लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम है या नहीं। तो यानी कि फाइंड आउट द लिमिटिंग रीजन प्रॉब्लम और नॉट, इसमें लिमिटिंग रीजन है भी या नहीं भी। तो ये पता करने के लिए छोटा सा लिखता हूँ फार्मूला आपके सामने में, वो इस तरह से है। अगर लिमिटिंग रीजेंट है, अगर लिमिटिंग रीजेंट प्रॉब्लम है, यस, लिखता हूँ लिमिटिंग रीजेंट नो। तो ये पता करने के लिए हमको छोटा सा फार्मूला यहाँ पर समझना है कि ऊपर में जो क्वेश्चन दिया है वाक्य में उसमें लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम है या नहीं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक फार्मूला, आप वहाँ फोकस करना। एस सी ए मतलब क्या हो गया, स्टोइमेट्रिक फैक्टर हो गया, किसके लिए, ए के लिए, अपॉन इसके बाद आएगा उसमें एस सी बी। अगर ये नॉट इक्वल टू है किससे, एन ए के मोल से और एन बी के मोल से। यहाँ किसके रखेंगे वैल्यू, इसकी रखेंगे यहाँ किसकी रखेंगे, वाली वैल्यू रखेंगे और यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ रख लेंगे। मैं खुद आपको बताने वाला हूँ। अगर लिमिट की प्रॉब्लम नहीं होंगी तो उसमें क्या होगा, जो एस सी ए है मतलब स्टोइमेट्रिक फैक्टर है, रसमीकृत गुणांक है किसका, ए का और उसका बी का, उन दोनों का रेशियो क्या होता है, एन ए अपॉन एन बी रेशियो के बराबर होता है। जब ये दोनों बराबर रहे तो यहाँ पर लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। तो अब देखते हम लोग बराबर है, ऊपर में जो क्वेश्चन दिया है उसमें है या नहीं। तो आप देखो जो आपके पास है एस सी ए की वैल्यू वो कितनी है और एस सी बी की वैल्यू कितनी है। तो एस सी की वैल्यू कितनी है, 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, हो गया। उसके बाद अब पता करो वैल्यू कितनी है किसकी, एन ए बी की। तो एन ए की वैल्यू कितनी दी यहाँ पर, 10th। यहाँ कितनी दी है बेटा, यहाँ दी है 50। अगर डिवाइड भी करेंगे अपन तो कितना आएगा, 1/5। तो आपको दोनों को देख के पता चल रहा होगा कि इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं है। मतलब ये अपना जो फार्मूला है, जो अपने क्वेश्चन दिया है वो लिमिटिंग रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपना जो प्रॉब्लम है उसमें लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम आने वाली है। अगर मान लो यहाँ पर 20 देता और यहाँ 30 देता, यहाँ क्या देता, 20 देता और यहाँ 30 देता, तो यहाँ से कितना आता, 2/3 आता, जो इसके इक्वल होता। तो ये इक्वल है कि इसके नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एन ए है और एन बी है, तो ये इसमें जो वैल्यू थी, इसकी वैल्यू क्या थी, एस सी की वैल्यू क्या बताइए, एस सी की अपनी वैल्यू आ रही है 2/3, एन बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/5। तो आप बताइए 2/3 और 1/5 बराबर है क्या, तो नॉट इक्वल टू है, मतलब ये अलग किस आ गया है। तो इसमें आपको समझ में आया कि जो अपना लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम इसमें हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो नॉट इक्वल टू है। अगर मान लो यहाँ पर भी वैल्यू 2/3 आती तो ये लिमिटिंग री प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमने क्या पहले फाइंड आउट करे कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें वाक्य में लिमिटिंग रीजन है या नहीं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे में ऐसा है कि हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन लिमिटिंग रीजन है और कौन नहीं है। हमारे पास 2 दिए गए हैं, एक ए दिया गया है और एक बी दिया गया है, मगर हमें ये नहीं पता इसमें से कौन सा लिमिटिंग रीजन है। मगर हमें ये पता हो गया है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कोई ना कोई तो लिमिटिंग रीजन होगा, जो हमने इससे पहले स्टेप में पता कर चुके हैं। अब पता करना है कि ए में है या बी है।
तो पता करने के लिए एक सिंपल फार्मूला होता है, वो फार्मूला इस तरह है, N/SC। N मतलब मोल, SC मतलब होता है रस स्वीकृति गुणांक या स्टियोकाइमेट्रिक फैक्टर। तो SC की वैल्यू पता करेंगे। अगर उसकी वैल्यू कैसे आती है, सबसे लो आती है, लोवेस्ट आती है, जिसके लिए आए, ए के लिए आए, बी के लिए आए, तो वो क्या होगा, अपना लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो अब देखिए वैल्यू कैसी थी, आपके पास NA लिखो और यहाँ SCA लिखो। उसके बाद अगला ले लो, NB लिखो अपॉन SCB लिखो। अब NA की वैल्यू कितनी है, आप देखिए, आपको पता होगा कितनी वैल्यू है इसकी, NA की 10 है और A की वैल्यू कितनी है, SC की वैल्यू 2 है। तो क्या होगा, यहाँ पर होगा 10/2, यहाँ पर होगा 50 कितना, 5, 50/5, शायद 5 नहीं है, यहाँ 50 वैल्यू किसकी होगी, B की होगी, और B की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ क्या होगा 5/3। अब दोनों को डिवाइड करो तो यहाँ कितना आता है इसका, 16.6। इसका कितना आता है, 5, 5 दूनी 10। तो अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 16.6 आ रही है। तो अब बताओ दोनों में कौन सी वैल्यू कम है, याली वैल्यू कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अपने लिए ए है, ए क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा। समझ में आ गया। तो ये अपना पता करना था कि अपनी जो रिएक्शन थी वो रिएक्शन कैसी थी, वो रिएक्शन कुछ इस तरह थी, 2A + 3B। तो बनता है किससे, वहाँ दिया भी तो उसकी वैल्यू, एक बार मैं लिख देता हूँ, बनता कितना है, 4C और 5D। तो अपने को सबसे पहले अभी पता करना था सेकंड स्टेप में कि A और B में से कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है। तो इसमें जो मोल थे वो कितने मोल थे, Na की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। इसके लिए कितनी थी, NB की वैल्यू 50 थी। तो उन्होंने बोला क्या, मोल और SC को डिवाइड करने पर जिसकी भी वैल्यू लोएस्ट आती है वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो अपने यहाँ A की वैल्यू कितने रखे, 10 रखे, SC की वैल्यू कितने रखे, 2 रखे, डिवाइड करके कितना आया, 5 आया। यहाँ पर ने क्या करें, NB की वैल्यू कितने रखे, 50 रखे, और SCB की वैल्यू कितने रखे अपन ने यहाँ पर, 3 रखे, डिवाइड करके कितना है, 6.69 आ गया। तो ये कौन सा रीजेंट हो गया अपना, ये जो B है ये कौन सा रीजेंट हो गया, ये हो गया एक्सेस रीएजेंट। मतलब ये जल्दी कंज्यूम हो जाएगा और ये रिएक्शन होने के बाद बच जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है NC के कितने मोल बनेंगे और D के कितने मोल बनेंगे, और हम मोल को वेट में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, फार्मूला। हम किसको फाइंड कर रहे हैं, देखा जाए तो NC और ND क्या है पता है आपको, ये प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको बताया था शुरू में पढ़ते वक्त, वो पहला पॉइंट अपना थर्ड पॉइंट था, एक बार मैं उसको पलटा रहा हूँ। आप देखिए यही वो थर्ड पॉइंट है कि लिमिटिंग रीजन के द्वारा हम प्रोडक्ट या उत्पाद की मात्रा का अवलोकन कर सकते हैं। मात्रा हम चाहे तो मोल में भी निकाल सकते हैं और वेट में भी निकाल सकते हैं। तो यही पॉइंट को अब हम समझेंगे आगे चल के। तो हम किधर कर अपना थर्ड पॉइंट, तो आप ध्यान दीजिए इसका फार्मूला क्या बनेगा। अगर हमको निकालना है किसके मोल, NC के मोल, तो इसके लिए फार्मूला ये बनने वाला है। अब मैं ले रहा हूँ, हमको क्या फाइंड करना है, NC, मतलब NC कितने मोल बनते हैं। तो देखो उसको फाइंड कैसे करने का तरीका क्या है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे ऊपर में, Na/NCA। सबके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने A क्यों लिए, B क्यों लिए। तो बेटा ये लिमिटिंग रीजेंट है जो हमें प्रोडक्ट की मात्रा या प्रोडक्ट के अमाउंट के बारे में बताएगा। ये हमने पहले पढ़ चुके, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे एग्जाम्पल के थ्रू और न्यूमेरिकल के थ्रू, ठीक है।
फिर फार्मूला क्या होता है इधर, NC अपॉन SC। मतलब क्या है, अब ये जो Na की वैल्यू है वो कितनी है बेटा, हमको पता है वो 10 है। ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं वैल्यू, यहाँ से कितना आंसर रहता है अपना 5 आते हैं इन दोनों की वैल्यू। मगर हम एक बार ये देखो है पहले वैल्यू 5, Na अपॉन NC कितनी आ गई 5 आ गई, तो यहाँ 5 लिख लो, पहले निकाल के रखे थे हम लोगों ने। अब ये हमको निकालना है और SC क्या होगा 4 होगा, कितना होगा 4। तो अब बताओ NC बराबर कितना आ गया आपके पास 5 into 4, कितना हो गया 5 चौ 20, मतलब 20 आ गया। अब आपका मोल आ गए। अगर आपको ये जो सी कंपोनेंट है ये बोला जाए कि वो जो सी क्या है, वो जो सी कंपोनेंट है ना वो ना NOH है, मान लो क्या है, मान के चलो वो NOH है। अब मुझे पता करना है NOH कितने अमाउंट में बनेगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक लिखूँगा फार्मूला कैसा होता है, मोल अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल कितने हैं इसके, ये NC मोल है, कितने मोल आया 20 आया। और जो मॉलिक्यूलर वेट है किसका NOH कितना होता है वो होता है 40। अब 40 कैसा आया वो भी देख लो आप, 40 कैसे ये मान के चल रहे हैं हम लोग। तो सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का कितना होता है ये 40। अब 40 रख दिए, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 40, तो 4 दूनी 8, तो कितना ग्राम हो गया वो 80 ग्राम। तो हम इस प्रकार अगर हमें किसी भी रिएक्शन में मोल मालूम हो जाए तो हम उसका आराम से वेट निकाल सकते हैं। आपको ये मालूम हो जाएगा कि अगर जो हमारा केमिकल कंपाउंड अगर NH होता तो उसके 80 ग्राम बनते, अर्थात कितने मोल है वो 5 मोल होने पर। अगर हम उस रिएक्शन में Na अपॉन NC की वैल्यू 5 आ रही है, उसको अगर हम रख रहे हैं तो हमारे जो रिएक्शन में कितने बने 20 मोल बने। 20 मोल किसके बने C के बने। अगर C क्या होता NH होता तो कितने ग्राम मिलता 80 ग्राम। तो ये मोल का फार्मूला है। आपके पास मोल की वैल्यू 20 आई थी, आपने NH लिख लिया 40 लिखी, इसका मल्टीप्लाई कर कितना आ गया 80 ग्राम आ गया। ठीक है, इस प्रकार आपको मालूम हो जाएगा कि जो हमारा NC है वो कितना बना, वो कितने मोल बना 20 मोल बना, अर्थात कितने ग्राम बना 80 ग्राम बना। किसके लिए NOH के बारे में अगर बात करें तो की बात है। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को यहाँ तक ही पूछा था तो अपन यहाँ तक भी क्वेश्चन ख़त्म कर सकते हैं अपना। अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है कि भाई कितने अब ग्राम कितना बनेगा, तो हमें ग्राम बताने के लिए उस पर्टिकुलर C के बारे में मालूम करना पड़ेगा C है क्या। ठीक है, अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू ND की वैल्यू, मतलब हम D के मोल निकालेंगे क्योंकि 2 मोल निकालना था C के और D के। तो फार्मूला वही लगे जैसे पहले लगा था, क्या लगा था NaSCA बराबर यहाँ ND अपॉन SCD। तो अब आपको पता है कि जो अपना Na है और SC है ये कितना आता है, इसकी वैल्यू 5 आता है, ये हमको पीछे से पता हो चुकी है। और एक के लिए लिमिटिंग रिएजेंट है। अब D कितने मोल है, आप देखिए D कितने मोल थे, आप अपने क्वेश्चन में देखना जो D के मोल है हमको पता करना है, तो हम इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो ND रहने देंगे। और जो अपना SCD था क्या था, SCD कितना है 5 है। तो अब बताइए तो कितने मोल आ जाएंगे ये, ND बराबर 5 इंटू 5, मतलब कितने मोल आ गए 25 मोल। तो ND कितना बना 25 मोल। अगर इसको भी आपको कन्वर्ट करना है काय में, अपने वेट में, तो आपको D, अगर आपने D को क्या मान लिए NaCl, क्या मान लिए D को NaCl मान लिए, तो क्या करना पड़ेगा फार्मूला आपको रखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा मोल का, मोल अपॉन क्या आएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जो मोल कितना आ गया अपना आंसर 25 आ गया, और D अपना कितना आ गया, D अपना 25 आ गया, और W निकालना है, और ये कितना होता है, ये होता है 58.5। तो आप क्या करोगे, अब इसमें W बराबर 25 इंटू 58.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे,
इसका मल्टीप्लाई कहाँ से मिलेगा अपने को 1462.5 ग्राम। तो क्या में हो गया इसका, ये वेट में हो गया। अर्थात अगर हमें मोल मालूम रहे तो हम वेट निकाल सकते हैं, अगर वेट मालूम रहे तो मोल भी निकाल सकते हैं, मगर उन सब के लिए मॉलिक्यूलर वेट का मालूम होना ज़रूरी है। अगर कोई मुझसे